अच्छा, ये जो लड़ाई है, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि ये जो लड़ाई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की और अवामी लीग की, ये लड़ाई बहुत पुरानी है। इन दोनों के फाउंडर कौन थे? जो अवामी लीग है, अवामी लीग के फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु के नाम से लोग जानते हैं, फादर ऑफ द बांग्लादेशी नेशन, जिन्होंने पूरा जिन्होंने लीड करा पूरा मामला बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए। अब बड़ी इज्जत थी, लेकिन वही चीज है कि बांग्लादेशी फौज किसी की इतनी इज्जत नहीं करती कि कुछ सालों के बाद उसको ना मारे, तो उनको जान से मार दिया, और उन्हीं की फौज ने उनको जान से मार दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग फादर थे जनरल जियाउर रहमान। एक जमाने में यंग मेजर हुआ करते थे, जब पूरा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान का। फिर बाद में बांग्लादेश बना, धीरे 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 ही बिकेम दी आर्मी चीफ। ये दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, दे न्यू ईच अदर। लेकिन हुआ ये कि रास्ते इनके अलग अलग हो गए दोस्तों। और जब इनके रास्ते अलग अलग हो गए, बेगम खालिदा जिया जो उनकी वाइफ थी, और ये शेख हसीना जो बंगबंधु की बेटी थी, ये दोनों पॉलिटिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, और एक दूसरे से बेइंतहा नफरत, एक दूसरे के ऊपर अटैक। आज की तारीख में जो शेख हसीना का बेटा है वो बाहर है, वो यूएस में बैठा हुआ है, और जो ये बोल रहा है कि बांग्लादेश इज बिकमिंग अनदर पाकिस्तान, ये अमेरिका में बैठ के उसने बयान दिया है। अब जो बांग्लादेशी हैं वो कह रहे हैं कि यार ये अजीब आदमी है, ये यूएस में बैठ के बयान दे रहा है और उसको बांग्लादेश में आना चाहिए, और उसकी हिम्मत नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। यही लोग भूल जाते हैं कि 15 साल से ज्यादा जो तारिक रहमान है आज की तारीख में जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है, वो यूके में था। दोनों पार्टी ने एक ही काम किया है, चाहे वो बीएनपी है, चाहे वो अवामी लीग है। आप देखिए ना, जो शेख हसीना का बेटा है जॉय, वो ये कहता है कि साहब ये तो पाकिस्तान बन रहा है, और वो बाहर से बोल रहा है। और वही बेगम खालिदा जिया जो इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो गया है, उनका बेटा आज की तारीख में प्रधानमंत्री है बांग्लादेश का, वो भी यूके में था। तो ऐसा नहीं है कि अपने देश में रहकर कोई लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं या अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, सबके सब बाहर जाते हैं। अब दोस्तों, इसमें भारत के लिए जो मैंने बोला था ना कि भारत के लिए डिप्लोमेटिक डिफिकल्टीज क्या होंगी, मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई ऐसा देश होता है जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे बांग्लादेश में है, लोगों को यह लगा कि इन्होंने प्रोटेस्ट करा, प्रोटेस्ट करके तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने, फिर उसके बाद चुनाव जीता उन लोगों ने, लेकिन प्रोटेस्ट आज भी वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर कल यह पता लगता है कि वो जमाते इस्लामी की बातें नहीं मान रहे, कल फिर जमाते इस्लामी आएगा, प्रोटेस्ट करवाएगा, स्टूडेंट्स को लेकर आएगा, उसका स्टूडेंट विंग है वो एक्टिव हो जाएगा, और हाय हाय करके डफली बजा के, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बांग्लादेश में चलता रहता है। कहने की बात यह है कि भारत के लिए क्यों हेडेक है ये? भारत के लिए इसलिए हेडेक है क्योंकि 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर बांग्लादेश और भारत का मिलता है, और बांग्लादेश के सिर्फ 2 नेबर्स हैं। एक म्यांमार, ना के बराबर बॉर्डर मिलता है, ना के बराबर, हार्डली सिंगल डिजिट में परसेंटेज वाइज, और फिर भारत। बांग्लादेश का भारत के बिना गुजारा नहीं है, और भारत के लिए भी बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों तरफ का रिक्वायरमेंट, सिर्फ एक तरफ का नहीं है। कई लोग भारत में ये सोचते हैं कि बांग्लादेश कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश इज इन इटसेल्फ अ कंट्री दैट हैज इमेंस पोटेंशियल, और बांग्लादेश ने करके भी दिखाया इन द पास्ट। सिर्फ पोटेंशियल तक नहीं, ग्राउंड पे बांग्लादेश ने काम किया है, तो उस बात की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वो देश ना गरीब है, ना वो देश बहुत ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि साहब ये तो संभले नहीं संभल रहा, वो मिसमैनेज्ड कंट्री एक्चुअली। बांग्लादेश बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिशियंस इज हाईली मिसमैनेज्ड, ये बात सच है। अब आप एक बात देखिए, यहां पे जब ऐसा माहौल होता है, कोई भी देश होगा, कोई भी देश होगा, मैं सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान को ले लीजिए, आप मालदीव्स को ले लीजिए, आप श्रीलंका को ले लीजिए, आप नेपाल को ले लीजिए, कोई भी ऐसा देश होगा जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, कोई भी ऐसा देश होगा जहां पे एक करप्ट एलीट होगा, कोई भी ऐसा देश होगा जिसकी इकोनॉमी मिसमैनेज्ड होगी, वहां पे जो बड़े पावर्स हैं वहां पे इंटरफेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई एंड इंटरफेयर, और इसमें रोल आता है चाइना का। देखिए मैं आपको बताता हूं छोटी सी बात, चाइना को अगर बांग्लादेश में इंटरफेयर करना है, आराम से कर सकता है, क्योंकि जो पैसे बांग्लादेश को चाहिए वो चाइना के लिए रेजगारी है, चिल्लर है, पॉकेट चेंज है। दे डोंट केयर अबाउट अ फ्यू बिलियन, और चेक काट के दे दिया, खुश हो गए सब। चाइना कैन डू दैट। भारत कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक
करता है। लेकिन भारत की कभी ऐसी पॉलिसी रही नहीं है दोस्तों। भारत की कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं रही है जहां पे भारत ने बहुत ज्यादा एक्टिवली इंटरफियर करा होगा किसी देश में। हमारे यहां एक किस्म का स्ट्रक्चर है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में है। भारत में समझना, बूझना, समझाना बहुत ज्यादा पड़ता है। यहां पे एफर्ट बहुत है, अगर कोई करना भी चाहे यहां पे एफर्ट बहुत ज्यादा है, यहां पे ओवरसाइट बहुत ज्यादा है, राइट। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। शी जिनपिंग ने बोला कि मुझे चाहिए बांग्लादेश, वो कहता है जी सर मैं लेकर आता हूं शाम तक आपके लिए, डोंट वरी, आप बैठो यहां पे। तो बांग्लादेश अगर मोंगला पोर्ट की बात करें, राइट, या ये बोले कि साहब मुझे ना चाइना को लाल मोनेर हाट में एक एयर स्ट्रिप देनी है। आप मैप देखिए बांग्लादेश का, नीचे आप देखेंगे मोंगला, और मोंगला से बिल्कुल अगर आप ऊपर आप नॉर्थ देखेंगे लाल मोनेर हाट। लाल मोनेर हाट इज अ फ्यू डजन माइल्स फ्रॉम द चिकन नेक कॉरिडोर, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। तो फिर यह मामला बड़ा आसान हो जाता है। बांग्लादेश का चिकन नेक से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज बांग्लादेश एंड इंडिया हैव नेवर हैड अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन बांग्लादेश को पता है कि चाइना को पूरा लेना देना है और चाइना पैसे खर्च करेगा। अब आप पैसे कैसे कमाओगे? आप अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन से पैसे कमाओगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, चाइना ने हेल्प करने की पूरी, अच्छा चाइना का हेल्प भी जो होता है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज है भाई। चाइना ने हेल्प करने की कोशिश करी, बांग्लादेश को बोला कि ठीक है आप अपना जितना भी सामान भेज सकते हो वो बिना टैरिफ के जाएगा और चाइना उसको लेगा बिना टैरिफ के। चाइना ने फैसिलिटी दी है बांग्लादेश को, 0 टैरिफ, भेजो जो भेज सकते हो, जितना भेज सकते हो भेजो। बांग्लादेश उसका फायदा ही नहीं उठा पाया। दिस इज हाउ चाइना ब्रेक्स योर इकोनॉमी। चाइना का खुद जो इकोनॉमी है दैट इज सो ह्यूज, सो मैसिव, उसकी सप्लाई चेन इतनी सॉलिड है, आप चाइना को क्या ही बेच लोगे यार? आप बताओ क्या बेचोगे चाइना को? चाइना को आप क्या बेचोगे? और बांग्लादेश ऐसा क्या बनाता है जो चाइना हाफ रेट पे नहीं बनाता और 10 गुना बेहतर क्वालिटी का नहीं बनाता और दुनिया भर में नहीं बेचता? बताओ ऐसा क्या बनाता है बांग्लादेश? टेक्सटाइल, फैब्रिक। भाई चाइना के शहर बस गए जो सिर्फ टेक्सटाइल और फैब्रिक बना रहे हैं। वो सिर्फ एक फैक्ट्री है, सिर्फ तौलिए बना रही है। वो कहती है वॉलमार्ट में भी बेचेंगे हम लोग। वो कहती है आपको यूरोप जाना, इतने टन तौलिए चले गए। तो चाइना इज द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। अब वो जो पावर हाउस है उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये जो पूरी चीज है ना, ये आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ दिस इकोसिस्टम वर्क्स, इज वेरी इंटरेस्टिंग। चाइना की जो इकोनॉमी है वो हार्डकोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और भारत की जो इकोनॉमी है एक्सपोर्ट तो है उसमें, लेकिन कंजम्पशन ओरिएंटेड भी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। चाइना का क्योंकि आउटपुट इतना ज्यादा है, चाइना को वो बेचना पड़ेगा बाहर। जब चाइना का फोकस ही है माल बाहर बेचना, तो चाइना खरीदेगा क्या? चाइना ने तो अपनी पूरी इकोनॉमी पिछले 40 साल में ये बनाई है कि ये बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, बनाओ बेचो। चाइना इंपोर्ट बहुत कम करता है। चाइना के हर देश के साथ, लगभग 1-2 देश होंगे जिसके साथ चाइना का मामला बैलेंस्ड होगा। 99% ऑफ द कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड गड़बड़ है। भारत का खुद गड़बड़ है यार। $125 अरब का सालाना ट्रेड है, 70-80% इन फेवर ऑफ चाइना। क्या करोगे आप? आपको समय लगेगा उस लेवल तक पहुंचने का। आप पहुंच जाओगे, एक दिन भारत पहुंच जाएगा, लेकिन इट विल टेक अ फ्यू डेकेड्स। तब तक तो चाइना का वर्चस्व है ना, दुनिया मानती है। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि बांग्लादेश चाइना को कुछ बेच नहीं पा रहा, और देश में डॉलर कहां से आएंगे जब आप किसी को बेचोगे? भारत के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए, जो कि बगल में ट्रक जाता वहां से और कलकत्ता पहुंचता, ये लो 5-6 घंटे के अंदर। आपने वो भी मैटर पूरा अपना बिगाड़ दिया कि आपका भारत में कुछ आ जाए, राइट। इससे क्या हो रहा है कि आपको एक विलेन चाहिए था अपनी कहानी में। ये जो पूरा शेख हसीना और ये तारिक रहमान और हम जाएंगे कोर्ट के केस करेंगे, शेख हसीना को टांग देंगे, डेथ पनिशमेंट होगी, ये जो ड्रामा चल रहा है ना, इसके पीछे इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। आपको अपने आप को बड़ा लीडर दिखाने के लिए ये जितने भी छात्र नेता हैं बांग्लादेश के, ये बेचारे 250-250 ग्राम के जो हैं, पतले दुबले, जो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं कुर्ता पजामा पहन के। आपने कभी एक बात नोट करी? द काइंड ऑफ पॉइजन दैट दे हैव अगेंस्ट इंडिया, यू नो व्हाई इज दिस? क्योंकि ये बिकता है वहां पे जहर। आपने ये बता रखा है कि जो आपका नेबर है वो आपको खा जाएगा। और ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है पाकिस्तानी थिंकिंग के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी थिंकिंग भी यही है कि बगल में हिंदू है, 1.5 अरब हिंदू है, खा जाएगा तुम्हें। ये पाकिस्तानी सोच है। इसीलिए जॉय ने बोला था कि भारत के ईस्ट पे एक नया पाकिस्तान तैयार हो रहा है, और काफी हद तक हो भी गया है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, जितना डिसरप्शन होगा बांग्लादेश में,
और जितना फाइनेंशियल लॉस, इकोनॉमिक लॉस बांग्लादेश को होगा, जितनी उसकी इकोनॉमी नीचे जाएगी, उतना ही ज्यादा बांग्लादेश में पॉलिटिकल मामला डामाडोल होगा, और जितना डामाडोल पॉलिटिकल मामला होगा उतना चाइना का इंटरफेरेंस होगा, और जितना चाइना का इंटरफेरेंस होगा भारत के लिए उतना बड़ा खतरा होगा। यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि शेख हसीना जाएंगी वहां पे तो क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ शेख हसीनाज लेट्स से अराइवल इन बांग्लादेश। क्या उनको जेल में डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जेल में डालेंगे, क्यों नहीं, जेल में डालेंगे, उनके ऊपर केस चलेगा, 1.5 साल ट्रायल भी चल सकती है, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं ठीक है, वहां पे दुनिया बीच में आ जाएगी। एवरीथिंग विल बी डन, धीरे धीरे सब कुछ होगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट ऑल डिपेंड्स कि चाइना कितनी दखल अंदाजी बांग्लादेश में करता है। बीच में अगर बांग्लादेश डेस्परेट हो गया, मोंगला पोर्ट दे दिया उसने चाइना को। चाइनीज ऑलरेडी आर देयर एट द मोंगला पोर्ट, बाय द वे। चाइनीज आर एक्टिव नियर मोंगला पोर्ट, चाइनीज आर एक्टिव नियर लालमोनेरहाट, और ये भारत के बहुत करीब है दोस्तों। तो जब हम बात करते हैं ना शेख हसीना के वापस बांग्लादेश जाने की, दिस इंपैक्ट्स इंडिया मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली।